अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, सत्ता पक्ष और सत्तारूढ़ दल क्या कर रहा है ये हम सब देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का विपक्ष और देश का विपक्ष क्या कर रहा है ये हमें जानना और समझना होगा, क्योंकि अब जब हम 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे में ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी से मुकाबला करने वाली पार्टियां यानी विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है, किन राज्यों में विपक्ष ताकतवर है, कहां कमजोर है, कहां सत्ता पक्ष हावी है, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का अपोजिशन चुनाव के बाद से क्या कर रहा है। हमें इसकी भूमिका और इसके भविष्य पर आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का भविष्य क्या है और इस वक्त अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए और अपोजिशन इस वक्त क्या कर रहा है। बहन भाइयों, अब हम जब चुनाव के नज़दीक बढ़ रहे हैं, 2024 का चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं बचा है और ये देश बहुत ही डेमोक्रेटिक है कि यहाँ पर चुनाव है कि ख़त्म नहीं होते। एक चुनाव आता है तो दूसरा तुरंत खत्म होता है, फिर एक चुनाव आ जाता है। इस प्रकार ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार जारी है। ऐसे में अब ये देखना पड़ेगा कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज़बरदस्त मैंडेट मिला हो, उसके बाद अपोजिशन उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है, अपोजिशन की भूमिका क्या होनी चाहिए, अपोजिशन अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार से कर रहा है, अपनी हार से, करारी हार से अपोजिशन की कुछ पार्टियां उन्होंने क्या सबक लिया है और भविष्य में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स क्या रहेगी। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, समझना भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और मजबूत कर सकते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि दो ध्रुवीय व्यवस्था चली, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक वो जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे। बाकी सारी पार्टियां या तो इनके साथ अलाइंड लोग बचे या जो इन दो खेमों से अलग थे वो तबाह और बर्बाद कर दिए गए पॉलिटिकली। मैं उदाहरण दूंगा बहुजन समाज पार्टी का और मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कांग्रेस का। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से ये दोनों पार्टियां नेस्तो नाबूद हो गई हैं। यह कहना जल्दबाजी होगी कि ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि अब ये अप्रासंगिक, इरेलीवेंट होती जा रही हैं। तो अब इनका भविष्य क्या होगा? मायावती क्या करेंगी? प्रियंका गांधी का क्या होगा? अपोजिशन की ये जो बाकी घटक दल हैं ये अब क्या करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जनता ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट का 80% से ज़्यादा इन्हीं दो पार्टियों को गया है या इनके घटक दलों को गया है, या तो बीजेपी और उसके घटक दल या समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल। यानी विपक्ष के पास खेलने के लिए 15-20% से ज़्यादा की जगह नहीं है और उसमें भी बंटवारा बड़ा है। तो ऐसे हालात में अब जब 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल उच्च है, लगातार उनको सफलताएं मिल रही हैं। 5 में से 4 राज्य जीतकर और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड रिटेन करके बीजेपी ने राजनीतिक रूप से अंगद के पैर जमा दिए हैं। विपक्ष इनसे कैसे लड़ेगा? कोई फार्मूला है क्या विपक्ष के पास? और इस वक्त जो प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी यानी सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो क्या कर रही है? क्या हार की हताशा से समाजवादी पार्टी बाहर आई है? उसने कोई रणनीति बनाई है? क्या पार्टी के सफाई के बाद से मायावती ने कोई प्लान तैयार किया है, या फिर तदर्थ व्यवस्था चल रही है कि जो जैसे चल रहा है चलने दिया जाए? कुछ वक्त हैरानी होती है कई बार कि 2012 तक जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छाती ठोक के हुकूमत की हो, बहुजन समाज पार्टी का इकबाल रहा हो, जलजला रहा हो, वो पार्टी 10 वर्षों के भीतर इरेलीवेंट हो गई। ये केस स्टडी मटेरियल है। राजनीतिक शोधार्थियों को और राजनीतिक शास्त्र के जानकारों को इस पर शोध करना चाहिए और वही शोध आगे के भविष्य का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी देख लें या कांग्रेस देख लें या समाजवादी पार्टी देख लें, कोई अपनी हार से सीख लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है?
बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत और इनकी घटती हुई ताकत अपोजिशन की, इसके बीच की कड़ियां क्या हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगी, आप 2024 में विपक्ष करेगा क्या फिर? तो विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उन भूमिका का निर्वहन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में राजनीतिक रूप से कौन कौन सी पार्टियां रेलिवेंट होंगी, कौन से मुद्दे होंगे, और किसने क्या सबक सीखा, और सबक सीखकर क्या वो उस मातम के माहौल से बाहर निकल पाए या नहीं निकल पाए, या कोई नया प्लान बनाया या नहीं बनाया, इसके बारे में चिंतन और चर्चा करने की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली को ताकत मिलेगी। जिनके मनोबल टूट गए हों वो घर बैठ गए हों, लेकिन बीजेपी जीतने के बाद भी लगी हुई है, पूरी ताकत से लगी हुई है। संगठन एक्टिवेट है, लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह उनकी सरकार है। ऐसे हालात में अपोजिशन इनसे कैसे लड़ेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न में ही विपक्ष की तैयारियों की क्या क्षमता है, इसका आकलन होगा। आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ शरद त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एसएम अशरफ समाजवादी पार्टी से हैं, प्रोफेसर रविकांत जी बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, सीपी राय जी भी बहुत ही जाने माने समाजवादी और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और संजय बेचन जी बहुत ही मशहूर पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। शरद त्रिवेदी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारियों के स्तर पर कहां खड़ी हुई है विपक्षी दलों के मुकाबले? ब्रजेश जी, आपने बहुत खूबी से विपक्ष का की भूमिका के बारे में वर्णन किया और उनकी एक आज की स्थिति के बारे में वर्णन किया है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी आज अगर रात को 10 बजे चुनाव लड़ा जाए तो हम जीतने के लिए तैयार हैं। हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम निरंतर काम करते हैं, हमारे निरंतर कार्यकर्ता क्षेत्र में जाते हैं, काम करते हैं। हम लोगों का जो पॉलिसी हम लोग लेके आते हैं वो उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सबका साथ, सबका विकास हल के लिए हम लोग कार्यरत हैं। तो हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव आएंगे, नहीं जाएंगे, कोई उससे लेना देना नहीं है। हम लोगों ने जब ये 2 साल पहले ये डिक्लेयर किया था कि फ्री मुफ्त राशन सबको दिया जाएगा, तो उस समय कोई चुनाव नहीं था। सबसे बड़ी विश्व की महामारी के दौरान हम लोगों ने हर सुविधा जनता को दी, हर एक के घर तक हमने राशन पहुंचाया, बिजली, सड़क, पानी, मकान। आपने शरद जी देखा होगा कि इन दिनों उत्तरांचल से प्रशांत किशोर, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि उत्तरांचल की आबादी से ज्यादा हमने उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और दिल्ली की आबादी से ज्यादा हमने उत्तर प्रदेश में शौचालय दिए हैं। इन दिनों एक डेवलपमेंट देखा है अपोजिशन में, डूबते को तिनके का सहारा। कांग्रेस आजकल प्रशांत किशोर, आपके पुराने स्ट्रेटजिस्ट के साथ राय मशविरा कर रही है। जी शरद जी, देखिए, उनकी तैयारियों से वाकिफ हैं आप? देखिए, पहले प्रशांत किशोर जी कांग्रेस के साथ थे, फिर ये कांग्रेस से अलग हो गए, फिर ये कांग्रेस के साथ आए। आपने देखा चाचा भतीजे साथ थे, फिर चाचे भतीजे अलग हो गए, फिर उत्तर प्रदेश में लड़के पसंद थे, फिर लड़के बिखर गए, फिर बुआ बबुआ की सरकार आने वाली थी वो बिखर गई, फिर इन्होंने बाकी लोगों को जो छोटे छोटे दलों को लेके एक इन्होंने बड़ा दल बनाने की कोशिश करी, वो बिखर गई। कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र में कांग्रेस के साथ है, बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ है। ममता दीदी के साथ जितने लोग खड़े थे उनके चुनाव में वो सब बिखर गए। तो पर ये आपने इन दिनों देखा कि ममता बनर्जी एक पहल कर रही हैं। वो पहल ये है कि गैर भाजपाई जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं इनको एक फोरम पे ला रही हैं। ये आपके लिए पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है? पहले वो एक गाना है कि एक कहावत है कि हमको अपनी खबर नहीं यारों, तुम जमाने की बात करते हो। इनको खुद का पता नहीं है कि इनकी पार्टियां जिस तरह बिखर रही। उत्तर प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी का बिखराव देखा कि जब देखा कि एक सत्ता का लालच आया तो सब लोग इकट्ठा हुए, फिर सत्ता का लालच हटा तो फिर सब लोग बिखर गए। ममता दीदी ने जिनको गोवा का गवर्नर का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, फलेरो जी ने।
तो जी। ये सिर्फ एक सत्ता का लालच, सत्ता का मोह, ये जो, और ये सारे के सारे राज परिवार हैं, ये पार्टियां नहीं हैं। थैंक आप यू बता शरद जी, सकते हैं कि शुक्रिया कांग्रेस आपका। मैं पार्टी डिबेट को किसकी नेक्स्ट है? लेवल पे ले चलता हूं। मैं एसएम अशरफ को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अशरफ साहब, बहुत स्वागत आपका। हार की हताशा से समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल अभी उभरे या नहीं उभरे, और अगर उभरे हैं तो आपकी क्या तैयारी है, अब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी फील्ड पर तो कुछ दिख नहीं रहा। अरे सर, हम भी उसके एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी कमी रहेगी और कहाँ पे ऐसा हुआ कि जो हम जितना चाह रहे थे उतना हम नहीं कर पाए। और रहा सवाल इस बात का कि हम कहीं हार से उभरने की बात, तो ठीक है, चुनाव है, चुनाव में हार और जीत लगी रहती है, लेकिन हमारे हौसले में कोई फर्क नहीं है। और आने वाला वक्त जो है, हम क्या, हमसे ज्यादा जनता, ठीक है, इनको मैंडेट मिल गया, किसी वजह से ये सरकार में आ गए, वरना क्या महंगाई में कोई फर्क पड़ गया? क्या बेरोजगारी में कोई फर्क है? क्या नौकरी में कोई फर्क है? सब कुछ वहीं का वहीं, सारे मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। और अभी देखिए, इनको शर्म आ रही है प्रवक्ता साहब को कि ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। इनके प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका विश्वास। लेकिन अब इनको विश्वास कहने में शर्म आ रही है। इनको पता है कि विश्वास लोगों का हम ले नहीं पा रहे हैं। इन्होंने राजनीति जो है धार्मिक उन्माद पर अशरफ भाई, एक बात बताओ मुझे, जब तक इनका आप जितने मुद्दे मुझे आज डिबेट में बता रहे हो, हाँ, आपकी पार्टी उन मुद्दों को लेकर सड़क पर तो कुछ करती दिखती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। सड़क पे हम भी कर रहे हैं, सड़क पे आप भी अपनी मोर बातें देन लेके, आप 1.5 दिखला रहे मंथ, हैं। यानी लेकिन 1.5 होता महीने का क्या है वक्त कि हो कुछ गया। चीजें ऐसी, अभी आप समीक्षा खत्म हुई कि नहीं हुई आपकी? अरे बात तो सुने सर। अरे चल ठीक है, समीक्षा कहाँ खत्म होगी? वो तो चलती रहेगी, वो तो कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहेगी, उसी से आदमी सीखता है। लेकिन अभी बात सुनिए, जब इसको ये जोड़ देते हैं कि साहब 1200 साल पहले 1205 में बाबर आया था, सब बाबर के वंशज यहाँ हुकूमत कर रहे थे, अब बहुत जमानों के बाद यहाँ हिंदुओं को हुकूमत आई है, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको फायदा तो उठा सकते हैं ना। लेकिन जो बेरोजगारी है, जो नौकरी है, जो तमाम दूसरे इश्यूज है, वो तो अपने यहां धरे रहेंगे। यही जनता, यही जो 80-20 की राजनीति कर रहे हैं, इन्हीं 80 में से लोग निकल के आएंगे और कहेंगे उनको निकाल उगाड़ फेंको। पर आप एक बात मुझे बताओ, चलने वाला नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जनादेश, राष्ट्रवाद का मजाक उड़ा रहे हैं अशरफ साहब, उत्तर प्रदेश का जनादेश बहुत स्पष्ट है। जनता ने बीजेपी को दूसरी बार मौका दिया, सरकार बनाने का आदेश दिया, और आपको इनके ऊपर नजर रखने के लिए बिठाया। पहले से ज्यादा सीटें आपकी दी। आप वो नजर रखने वाली भूमिका का निर्वहन कब करेंगे? नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन आप कोई फार्मूला बताइए तो उसी हिसाब से हम करना शुरू करते मैं हैं। क्यों फार्मूला बताऊं? तो पार्टी आपकी है, चलाना आपको है। हम अपने हिसाब, आप फार्मूला बताओ, आप प्लान बताओ, वरना संजय बेचन जी से पूछवाऊंगा, उनके पास आपके लिए है प्लान। मेरे पास तो कुछ नहीं है, उनके पास प्लान जरूर है। नहीं, बेचन साहब को छोड़िए, बेचन साहब छोड़िए, बेचन साहब तो भाजपा को आएंगे डिफेंड करने के लिए, आप 2 प्रवक्ता बिठा देते हैं, तो बेचन साहब की बात मेरे लिए बेमानी है। मैं राज साहब की बात आज वो पक्का आपको मशवरा देंगे। मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि आज वो मशवरा देंगे आपको। आप गुस्सा ना करें। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। बेचन साहब की अपनी आस्था जिस पार्टी के साथ है, ये उसी की बात करेंगे। बेचन साहब कोई अच्छे एनालिस्ट नहीं है। सीपी राय साहब बैठे हैं, उनकी बात मैं जरूर सुनूंगा। अभी आ रहे हैं, सीपी राय को भी बुलाया है, भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। मैं उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, शुक्रिया आपका। मैंने प्रियंका गांधी के एक इंटरव्यू किया था मार्च के प्रथम सप्ताह में, जब चुनाव ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे, 1-2 फेज के चुनाव रह गए थे। तब मैंने प्रियंका गांधी से कहा था कि आपने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है और इस जोखिम की वजह से कांग्रेस को बहुत भयानक नुकसान हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जोखिम उठाने को तैयार हैं, ये एक इनोवेशन है, किसी न किसी को तो करना है। उन्होंने किया। नतीजा आपके सामने है कि कांग्रेस के पास जो था आपने वो भी खो दिया। और मैं पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ, कांग्रेस के प्रभारी लखनऊ आ नहीं रही हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस दफ्तर का दरवाज़ा जो हमेशा खुला रहता था, आजकल मैं देखता हूं कि वो अंदर से बंद रहता है, कोई आता जाता भी नहीं, पार्टी की कोई एक्टिविटी भी नहीं दिख रही। मैंने सुना था कि एक कोई समीक्षा बैठक हुई थी नाम मात्र के लिए, लेकिन न कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है, न कोई डंडा है, न कोई प्लान है, और न उत्तर प्रदेश को लेकर कोई रोड मैप है। क्या ये इस हार ने आपको इतनी हताशा के दौर में भेज दिया? ब्रजेश जी, समीक्षा चल रही है और वो ऐसी वैसी समीक्षा नहीं है। वो भंवर जितेंद्र सिंह जी 1 हफ्ते के लिए यूपी में रहकर पूरे 75 जिले के पदाधिकारियों से मिलकर वो समीक्षा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये
आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठकर ये मंथन आगे चलकर अमृत की तरह कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन देने के लिए निकालेगी। और मैं एक बात और बताऊं, इसी उत्तर प्रदेश का ही अगर उदाहरण लें ब्रजेश जी, तो बीकेडी भारतीय क्रांति दल ने 2 बार सरकार बनाई, जनता पार्टी ने सरकार बनाई और वो पार्टियां खत्म हो गई अब कांग्रेस से इतिहास लड़के। की बात छोड़ें, आप भविष्य की तरफ देखें। इतिहास से हमें सीखना पड़ता आपका है। वर्तमान अप्रासंगिक होता जा रहा है और आपका नहीं। भविष्य खतरे में उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको कोई मायूस करने के लिए नहीं, डिबेट हम बुलाया मायूस हूं। होने वाले मैं लोग मैं नहीं हैं। इन चीजों हम को एक्सप्लोर करना चाहता लड़ने हूं। वाले लोग हैं, लड़कर जीतना हमको आता है ब्रजेश जी। और आप इसीलिए आप समझिए कि चुनाव के बाद महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरी। अगर हम मायूस, निराश और हताश होते तो हम महंगाई, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाई, उस मुद्दे को लेकर हम नहीं आते। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है, लगातार बढ़ रही है, वो मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लड़ने उतरे। और आप देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं, आदरणीय सोनिया गांधी जी मंथन कर रही हैं। आपने ठीक कहा कि प्रशांत किशोर को बुलाकर आगे के रोड मैप तय किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर सीनियर लीडर भाई भी साहब, एक मौजूद बात रहे। मुझे बताओ, 125 साल पुरानी पार्टी, देश को आज़ादी में भूमिका दिलाने वाली पार्टी, हालात ऐसे थे कि इतने वोट तो और इतनी सीटें तो बीजेपी को नहीं मिलती जितनी एक दौर में कांग्रेस पाती थी। आज आप अपने पतन काल के उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहां आपको प्रशांत किशोर जैसों की मदद की ज़रूरत पड़ गई है। आप अपने अंदर का आत्मावलोकन क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको कोई मायूस करने के उद्देश्य से नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ये आत्मचिंतन का ही दौर है। आत्मचिंतन दूसरा कोई करे आपके लिए। नहीं, कोई दूसरा वही नहीं। तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर। मैंने इसीलिए आपको जोड़ा। मैंने कहा पार्टी के सभी सीनियर लीडर उस मंथन में मौजूद थे। मैंने इसीलिए इस बात को जोड़ दिया था। और एक बात और मैं बताऊं ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का जो गिरावट काल है वो शुरू हो गया। आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी 8 सालों में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ये आप बयानों में कहते रहे। जनता का विश्वास आज भी बीजेपी के साथ बना हुआ है और उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में चुनाव जीतकर उन्होंने दिखाया है। ब्रजेश जी, कहां आप अपने बयानों में, आपके पास तो 6% वोट, उमाशंकर जी बुरा मत मानना, जी, आप समझदार व्यक्ति हैं जी। 6%, 6.5% वोट था जी। अभी कितना आया इस चुनाव में? हाँ, 2.33। कितनी सीटें थी आपके पास? 7 थी ना? हाँ। इसमें कितनी आई? 2 ना? 2। नुकसान किसने उठाया? हमने उठाया। तो फिर अब आप ये कह रहे हो कि अपना नुकसान, अपना घर तबाह होने के बावजूद आप ये देख रहे हो कि बीजेपी कहाँ नीचे आ रही है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं ब्रजेश जी, समझिए इस चुनाव में, बल्कि मैं कहता हूं 3 बात, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैं दूं। भारतीय जनता पार्टी 2017 में कितनी सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में? 317। इस बार कितना जीती? 255। अरे 42% का वोट शेयर अकेले बीजेपी का है। विपक्ष में कितने घटक दलों का भी मैंने जोड़ा नहीं है। नहीं, आप किस बुलावे में हो? ब्रजेश जी, विपक्ष में कितने परसेंट वोट गए? जितनी वो जूठन छोड़ दे रहे हैं उतने तो आपको वोट भी नहीं मिले। 53% वोट योगी जी के खिलाफ पड़े हैं। इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अब आप दूसरे नजरिए से देखना चाहते हो। नजरिया वही है। अगर तो वो अब मैं बताओ, चाहिए 2% जो वोट आपको मिला है, इसको मैं किस नजरिए से देखूं? आप ही बता दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। आपने ही तो जवाब पहले दिया ब्रजेश जी। आपने कहा कि आपने इंटरव्यू किया था और ये सच्चाई है। प्रियंका जी ने कहा था कि ये हम नया प्रयोग कर रहे हैं, हम इसमें नुकसान भी उठा सकते हैं। हम नुकसान उठाए क्यों? रीजन इसका महत्वपूर्ण है। हम अपने कारणों से या प्रियंका जी की मेहनत में कमी नहीं थी ब्रजेश जी। मैं आपको बताऊं हुआ क्या, जो तो आप इतने विजनलेस हो गए कि आपको प्रशांत किशोर की आंखें और उनके विचार चाहिए? नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी या शरद जी ये मानते हैं कि जब ये पीके को लेकर आए थे तो मोदी जी के पास विजन नहीं था? तो क्या आपको ये लगता है कि पीके जीत की गारंटी है? नहीं, जीत हमारी और कांग्रेसियों की मेहनत ही दिलाएगी। ठीक है। जो 12 करोड़ कार्यकर्ता इस बुरे दौर में मैं आपको प्रोफेसर रविकांत जी के पास ले चलता हूं। वो जीत दिलाएंगे। ये लोग भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और समाज का आकलन करते हैं। वो ठीक है, किसी का सिक्का चल रहा है तो अब वो आप भी उसकी सलाह ले रहे हैं और उसकी आंखों से देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताइए कि विपक्ष की इस वक्त क्या भूमिका होनी चाहिए? भविष्य कैसा है उत्तर प्रदेश और देश में विपक्ष का? और मुद्दों की कमी नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है इनके पास विजन का अभाव है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी आप। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव था और इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद उसकी सरकार बनी। तो क्या इसे मान लिया जाए कि यही फाइनल का रिजल्ट होगा? लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता किस करवट कब बैठ जाएगी कुछ भी भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की ज़मीन बहुत उर्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछले अगर रिजल्ट के आधार पर इस समय आप कोई विश्लेषण करेंगे तो शायद मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो चुनाव था वो दरअसल 1 to 1 बन गया था, 2 ध्रुवीय चुनाव हो गया था। इसमें एक तरफ वोट गया है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और दूसरा गया है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उसको हराने के लिए। और वो एक तरफा समाजवादी पार्टी चूंकि लड़ते हुए दिख रही थी उसकी तरफ चला गया, और यही कारण है कि बीएसपी को वोट नहीं मिला और प्रोफेसर साहब, पार्टी को वोट नहीं मिला। मैं एक मसला रखना चाहता हूँ। देखिए, लड़ने वाले लक्षण नहीं दिख रहे हैं इन लोगों के, इसलिए मैंने एक संभावना था, एक प्रोबेबिलिटी के बारे में, मैं कोई से अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंचा हूँ। हम लोग आज प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं और इनमें लड़ने वाले लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं सहमत हूँ। देखिए, एक जुमला है कि जीतने वाला जीत की तैयारी करता है और हारने वाला जीत का इंतजार करता है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन के स्तर पर, अपने स्ट्रेटजी और विजन के स्तर पर निश्चित रूप से बहुत करेक्ट भी होती है और लगातार संघर्ष करती है, और संघर्ष वो इतना करती है कि उसे संविधान, लोकतंत्र और मानवाधिकार इन सब की कोई परवाह नहीं होती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करता हूँ। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की समस्या ये है कि वो तमाम मुद्दों के बावजूद उसे एक डर बना हुआ है। जैसे मैं मायावती की अगर बात करूं तो मायावती इस समय अपना पार्टी छोड़ करके प्रॉपर्टी को बचाने में लगी हुई है। हालांकि उनका जो इतिहास है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के दलितों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें याद रखा जाएगा, लेकिन इसके लिए भी उनको याद किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजीज को अम्बेडकरवाद के बरक्स बिल्कुल उल्टा खड़ा कर दिया। जब उनकी पार्टी के महासचिव अयोध्या में रैली करते हैं तो उसमें वो जय भीम की जगह जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा कि वो पार्टी जिसने कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वो मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनकी पार्टी केवल 1 सीट हासिल करती है, वो भी उस व्यक्ति की बदौलत जिसका अपना जनाधार व्यक्तिगत तौर पर मौजूद है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ये विषय राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए कि 2012 तक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश रूल करने वाली पार्टी 10 सालों में कहां आके खड़ी हो गई। निश्चित रूप से। और जो समाजवादी पार्टी का मसला है, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत आसान रास्ता था, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से पूरा अहंकार के साथ बात की, जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर बात करने के बजाय वो कभी चिलम, कभी धुआं या और दूसरे तरह के मखौल वो जो उड़ाने का काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि उससे लोगों ने उनकी उस छवि को, जो भारतीय जनता पार्टी जैसे लगातार बदनाम कर रही थी कि ये गुंडों की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहने में, ये बताने में वो कामयाब हुए और अखिलेश यादव की पार्टी को मात खानी पड़ी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी ने चाहे दलितों का सवाल रहा हो, किसानों का सवाल रहा हो या और दूसरे मुद्दे पर रहे हो, महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, वो प्रोफेसर साहब, में मेहनत का विषय नहीं है। मेहनत हर कोई करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। जी। अंत में डेमोक्रेसी में नतीजे क्या हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि उस डेमोक्रेसी के चुनाव की प्रक्रिया के पहले भी उस भूमिका को देखा जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जो प्रोफेसर साहब, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करता हूं। मैं संजय बेचन जी के पास चलता हूं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। और आज चूंकि अशरफ भाई ने कुछ विशेष प्रायोजन बताया उनके विषय में, तो आज वही बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का क्या भविष्य है, विपक्ष की क्या प्लानिंग्स हैं और विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगा और बीजेपी की क्या तैयारियां हैं। संजय जी, अब आप शुरू हो जाइए। ब्रजेश जी, देखिए, जब 2014 के चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण इस देश में परिवर्तन हुआ, इस देश की राजनीति में। जी।
लगने ये लगा कि चुनाव जो है वो नैरेटिव लेड हो गए। एक नैरेटिव बनाया जाने लगा और चुनाव नैरेटिव लेड हुआ, और जो 2019 और 2022 आते आते तक एकदम जो विपक्ष है वो इस विश्वास में लगा है कि नैरेटिव लेड चुनाव जीता जा सकता है। चूंकि भाजपा का जो संगठन है उसका मुकाबला करने लायक संगठन किसी के पास नहीं है। न समाजवादी पार्टी के पास है, न 125 साल पुरानी कांग्रेस के पास है, न बसपा के पास है, और किसी भी और पार्टी के पास जो राजनीतिक संगठन होता है, जो नैरेटिव को पुश कर सकता है और उसको वोट में कन्वर्ट करता है, वो है ही नहीं। तो वो सारा आसरा जो है, उनका सारी उम्मीदें उनके नैरेटिव पे जाके अटकी हुई हैं। अब उसमें बड़ा आसान हो जाता है, अगर आप कुछ बात कहो जो समाजवादी पार्टी को बुरी लगे तो बहुत आसान है आपको भाजपाई करार दे देना। मैं न भाजपाई हूं, न मैं कांग्रेसी हूं, न मैं सपाई हूं, मैं एक शुद्ध पत्रकार हूं और मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो जो एक ये नैरेटिव लेड पॉलिटिक्स के आधार पर जब आप संगठन को नैरेटिव से लेड करेंगे तो नतीजा वही होगा जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बसपा का उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कांग्रेस का पंजाब में हुआ। आप नैरेटिव से जनमानस को झकझोर तो सकते हैं, लेकिन आप उसको वोट में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपके पास संगठन हो। और आप एक चीज मानिए, जो बाकी पार्टियां हैं वो लीडर लेड पार्टियां हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को हटा दें तो पूरी पार्टी भरभरा कर गिर जाएगी। अशरफ जी फिर मुझे भाजपाई कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि माइनस अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एकदम जीरो की स्थिति में होगी। माइनस बसपा, माइनस मायावती, बसपा जीरो की स्थिति में होगी। कांग्रेस के लिए बात नहीं कहूंगा, कांग्रेस के पास संगठन है, लेकिन उस संगठन को कांग्रेस ओवरहॉल नहीं कर पा रही है, उसको उसमें लुब्रिकेशन नहीं डाल पा रही है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस की। इसलिए वो प्रशांत, देखिए प्रियंका गांधी का नेतृत्व तो निश्चित रूप से चमत्कारी नेतृत्व है। अशरफ भाई शांत होइए आप। डिबेट के पहले राउंड में आपको पता है कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, बीच में टोका टाकी ना आपको बोलने का मौका मिला, मैं दूंगा मौका, आप अपना पूरा बोल लीजिएगा। तो हाँ संजय जी गो अहेड। तो प्रियंका गांधी, देखिए प्रियंका गांधी में संवाद की शैली है, कार्यकर्ताओं से मिलने की उनमें वो बहुत मिलती हैं कार्यकर्ताओं से। वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी, उन्होंने मुद्दे भी उठाए, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि नेतृत्व को जो बैकअप मिलना चाहिए था संगठन का, जो प्रियंका गांधी की बातों को वोट में कन्वर्ट कर पाता, वो कांग्रेस के पास नहीं था। तो प्रियंका गांधी का जोखिम अपनी जगह, प्रियंका गांधी का करिश्मा अपनी जगह, लेकिन चूंकि संगठन में धार ही नहीं थी, प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनाव हार गए, तो प्रियंका गांधी आगे चल रही थी और संगठन उसके बहुत पीछे था। ये कांग्रेस के हार की वजह रही। और भाजपा के साथ क्या है कि नेतृत्व भी है, संगठन भी है, और उसके अलावा उनके पास आरएसएस का एक सॉलिड कैडर बेस समर्थन है। क्या आपको लगता है कि ये समीक्षा के नाम पर खुद अपनी पीठ थपथपा लेना चाहते हैं, या आपके जैसे लोगों की, या प्रोफेसर रविकांत जैसे लोगों की, या सीपी राय जैसे लोगों की ओपिनियन को समीक्षा नहीं मानते हैं? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सीरियस थी, लेकिन जो कांग्रेस के दूसरे दर्जे के नेता थे वो प्रियंका गांधी को खुश करने में लगे हुए थे, वोटर को टारगेट नहीं कर रहे थे। और आज भी कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में लोग परिक्रमा के पराक्रम से आगे बढ़ना चाहते हैं, वोटर की परिक्रमा के पराक्रम से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस जो आगे बढ़ी, गांधी का जो कांग्रेस मॉडल है कि हर गांव में कांग्रेस का संगठन बनाओ, और उसके आधार पर उन्होंने कांग्रेस की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज कांग्रेस का जो ग्रामीण संगठन होता था वो ध्वस्त है, पूरी तरह खत्म हो चुका है। और जो संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं और जो जनता के बीच हैं, उनके बीच डॉट्स हैं।
चलिए, हमारे वो आपके fill नहीं बात हो करने पा के रहे। एक असर ये तो हुआ इसलिए कि उमा शंकर पांडे कागज पेन लेके नोट करने लगे। जो आप बोल रहे हो ये नोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि मतलब न्यूट्रल ऑब्जर्वेशंस को भी ये लोग समझ रहे हैं, ये ठीक बात है और ये गुण होना चाहिए। और अशरफ साहब आप भी मैं नोट बिल्कुल- करिए। जी बोलिए संजय जी। झगड़ा करने का कोई अशरफ फायदा साहब को नहीं है। समझना चाहिए। जी बोलिए अखिलेश संजय जी, यादव go ahead। उनकी बड़ी ताकत है, अखिलेश यादव उनकी झगड़ा बड़ी नहीं, जवाब ताकत है, मुलायम सिंह उनकी बड़ी ताकत है। जी। इन्होंने अपने संघर्ष से पार्टी बनाया है। लेकिन देखिए, जो बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी है, उनका जो संगठन है, उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव। जी जो हिंदी बेल्ट है, उसमें बीजेपी को सांगठनिक स्तर पर ना आरजेडी टक्कर दे पा रही है, न जेएमएम दे पा रही है, न समाजवादी पार्टी दे पा रही है। आप देखें, दक्षिण में स्थिति अलग है। दक्षिण में डीएमके का कैडर है, डीएमके का संगठन है। महाराष्ट्र में शिवसेना का, एनसीपी का, कांग्रेस का संगठन है। नहीं, आप फिर चले जाइए आइए पश्चिम पंजाब बंगाल। में आप आम आदमी मैं तो पार्टी ने उड़ीसा अपना- को सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूं। पश्चिम बंगाल, आप बिल्कुल वहां उनको हरा ही नहीं सकते। पश्चिम बंगाल पटनायक और जी को टीएमसी हरा नहीं सकते। आप इन्होंने अपने कैडर बनाए हैं। जी। आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों चुनौती देने की स्थिति में है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत हालत में है। राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत हालत में है। थैंक यू सर। मैं डिबेट के छत्तीसगढ़ नेक्स्ट में राउंड में मजबूत आपके हालत बाकी में है। विचारों को स्थान दूंगा। सीपी राय जी भी डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका राय साहब। आपका स्वास्थ्य कैसा है पहले तो ये बताइए। मैं ठीक हूँ। तो वैसे मैं आपसे समझना चाहता हूँ हूँ जी कि अभी विपक्ष दो तो तीन- लग रहा है कि भगवान भरोसे बैठा हुआ है दो कि तीन वीआईपी के चक्कर में मैं लेट हो गया, कोई बात उसके लिए नहीं माफी है। चाहता हूँ। मैं अब समय पे लखनऊ आता शहर हूँ तो मैं। ऐसा ही है साहब, और अभी से ये शुरुआत से ऐसा ही रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 1.5 महीने हो गए, तो विपक्ष उस हार की हताशा से उभरा या नहीं उभरा, या अभी भी इनको लगता है कि भगवान भरोसे बैठे हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं? लीडर लेस हो गया है विपक्ष। स्पष्ट बात तो यह है, लीडर्स का अभाव हो गया है। मायावती जी के बारे में रविकांत जी ने बता दिया, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उसको मेरा डिटो मान लिया जाए। प्रियंका गांधी ने जरूर मेहनत किया और बहुत मेहनत किया, जहां भी कोई तकलीफ हुई वहां पहुंची, उन्होंने अपने पक्ष में माहौल बनाया। लेकिन उन्होंने ध्यान ये नहीं रखा कि भारत मूर्ति पूजक देश है और साथ में भारत का उत्तर भारत जातिवादी देश है। वो अपनी अपनी जात की मूर्तियाँ भी देखना चाहता है। अगर प्रियंका गांधी ने कुछ जातिगत मूर्तियां भी साथ में खड़ी कर ली होती हैं, उस यथार्थ को स्वीकार कर लिया होता, तो प्रियंका गांधी इस वक्त बड़ी ताकत होती है उत्तर प्रदेश की। उनके लिए माहौल था। अखिलेश यादव जी के लिए माहौल बना, क्योंकि समाजवादी पार्टी नंबर 2 पार्टी थी, वही लड़ाई में दिख रही थी, उसके पास आधार भी दिख रहा था। लेकिन मैंने पिछले कई डिबेट्स में कहा था उस समय चुनाव के दौर में कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 3 टुकड़े में बांटा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूर्वांचल दे दिया, अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री को मध्य दे दिया, और अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री को पश्चिम दे दिया, जहां 3 भाग में बांट दिया। और उसके बाद तमाम नेता, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री समेत वो तमाम लोग यहाँ झोंक दिए गए। वहाँ अखिलेश यादव जी वन मैन शो कर रहे थे। उनकी पार्टी में भी तमाम बड़े नेता लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको कहाँ दरकिनार करके कोने में रख दिया था मालूम नहीं। और इसको मैंने बार बार इंगित भी किया। यद्यप मुलायम सिंह जी बीमार हैं, लेकिन मैंने कहा था कि उनकी आज भी अपनी एक उनका एक वजूद है। अभी जिक्र किया हमारे पत्रकार साथी ने, उनकी अपनी खुद की उनकी अपनी एक अलग पहचान है। मैंने कई बार डिबेट में ये भी कहा कि अखिलेश जी को 15-20 जगह उनको ले जाना चाहिए। वहाँ मुलायम सिंह जी सिर्फ यही कहते कि भाई मैं अब आया हूँ, पता नहीं अगली बार आऊँगा या नहीं आऊँगा, मेरी बात का ध्यान रखना। शायद वो कहीं बड़ा कारगर होता। अब ये आप भविष्य में क्या देखते हैं इन लोगों के लिए अपोजिशन की? लेकिन अखिलेश जी वो नहीं कर पाए। अभी जो परिणाम था, अगर मैं अखिलेश यादव जी की जगह होता, चुनाव हारने वाले दिन ही ऐलान कर देता कि अगले 2-3 दिन में लखनऊ में फला मैदान में बड़ी रैली होगी, उसमें मैं अपनी बात कहूंगा, और मैं वो करता, इस चुनाव को डिस्पोन करता, मैं अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरता और उसी दिन से एक नई जंग का ऐलान करता। अगर मैं प्रियंका गांधी भी होता तो चुनाव हारते दिल्ली नहीं भाग गया होता, मैं यहाँ रुकता और इसी तरह का काम मैं यहाँ पर करता, और फिर 1-2 महीना सक्रिय रहने के बाद तब दिल्ली जाने की कोशिश करता। दुर्भाग्य से ये सारे के सारे लोग मेरी निगाह में अभी तक लीडर नहीं बन पाए हैं। ये किसी विरासत को लेकर बैठे हैं, पुरानी विरासत के आधार पर उसके मालिक बने बैठे हुए। अब आप इनका भविष्य क्या देख रहे हैं इन पार्टियों का? नहीं, भविष्य तो इनका भविष्य इन नेताओं के कर्मों पर डिपेंड करेगा। जिस दिन यह नेता लोग किसी विचार से जुड़ जाएंगे, उस विचार की लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे मुद्दों को, और जिस दिन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वो बन चुका है,
उनके साथ इतना बड़ा मीडिया का तंत्र है, उनके साथ पैसा है, उनके साथ भीड़ है, उनके साथ वो तमाम मुद्दे हैं जो उन्होंने आज के खड़े कर लिए हैं। उनका मुकाबला केवल सड़क पर चल के हो सकता है। जिस दिन कोई लीडर सड़क पर उतर जाएगा विचारों के साथ, कार्यक्रम के साथ, और बिना लड़े, बिना हारे, बिना थके और बिना डरे, उस दिन उनका जो भविष्य वो देखने लगेगा। और अगर वो नहीं हुआ तो भविष्य अंधकार में है। शुक्रिया आपका राय साहब। बीरेन जी भी इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप मुझे बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में और देश में विपक्ष का क्या भविष्य देख रहे हैं, इनकी प्लानिंग क्या है? जनता ने विपक्ष को भी ठीक ठाक मैंडेट दिया है कि आप जाइए और इन पर नज़र रखिए उत्तर प्रदेश में। अब हम जब 2024 यानी आम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका को आप कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, जितनी सीटें विपक्ष को मिली हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से जो बीजेपी का इस बार 75 प्लस का नारा है, उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी 50 भी पार नहीं करती अगर विधायकों की संख्या के आधार पर आप देखें। लेकिन बीजेपी ने इस देश की सियासत में कैसे अपने आप को स्थापित किया, वो महत्वपूर्ण अब दिखाई पड़ने लगा। वो हो जाता है आने वाले चुनाव में, उस पर बात हो। परिवारवाद कि पहलवान का बेटा ही पहलवान होगा, एक तो बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया कि नेता का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, ये नहीं होगा। इसको लोगों ने माना। दूसरा, ये जो भजन कीर्तन जुलूस और ये जो यात्राएं, ये जो माहौल बना है, ये सब पर भारी पड़ रहा है। इसने विरासत की राजनीति को तो ख़त्म कर ही दिया, साथ साथ इसने शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारे जो और मुद्दे हैं इस समाज में, उन सबको भी गौड़ कर दिया है। आदमी नफरत के भाव से एक दूसरे को देख रहा है, और ये एक तरह की राजनीतिक सफलता के तौर पर आप इसको कह सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए। आज यूपी में कोई फार्मूला नहीं चल रहा है विपक्ष का। मायावती अखिलेश मिलकर लोकसभा लड़े तो 15 सीट आए थे। आज मायावती विधानसभा में 1 हो गई, 10 भी सांसद हैं उनके। 2024 में वो क्या 10 रह पाएंगे, उससे पहले वो 0 थी। अखिलेश यादव की पार्टी में अब तकनीकी तौर पर 2-3 ही सांसद हैं। वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो अकेले दम पर बीजेपी कितना मुकाबला कर पाएंगे। मुलायम सिंह यादव सक्रिय हैं, उनकी सीट को लेकर लोग उम्मीद कर रहे हैं। बाकी सीटों पर अखिलेश कैसे निपटेंगे बीजेपी से। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद चले गए थे। रायबरेली में 1 सीट है। कांग्रेस कैसे जिंदा होगी? हमारे यहाँ हम लोग जाते थे, पढ़ते थे कि संगठन में शक्ति है। का सरकारी कार्यालयों में लिखा रहता है, तमाम जगहों पर लिखा रहता है संगठन में शक्ति है। ये आज भी सच्चाई है, लेकिन संगठन किसी के पास बीजेपी के जैसा है ही नहीं, तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्तिहीन लोग हैं। और वो जब आंधी आती है चुनाव की, मोदी की, योगी की, अमित शाह की, नड्डा की सुनामी, उसमें सब उड़ जाते हैं, बह जाते हैं, चुनाव जीत नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने विपक्ष को एकदम खत्म कर दिया है, और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं चुनाव में फिर उनको पवित्र करने के लिए वो बुला लेगी कि आओ स्नान करो, और ज़्यादा चूचा करोगे तो खुल जाएगा 10ठी फाइल और 10ठी मुकदमा। चुपचाप इस देश में सियासत में एक दौर आ गया है, भगवा उसको स्वीकार कर लो। देखिए 75 प्लस का जो नारा, 80 सीट तो है लोकसभा की यूपी में, 75 प्लस का नारा मतलब क्या हुआ? 76, 77, 78, 80, तो वही बीजेपी आने वाले 25-30 साल में, 10 साल तो होने जा रहा है ब्रजेश जी। 2014 से 24 का चुनाव 10 साल हो जाएगा। मोदी प्रधानमंत्री हैं, फिर मोदी के लिए वोट पड़ेगा। राशन पानी गांव-गांव पहुंच रहा है, योजना बंद होने वाली नहीं है, जेब में 2000 रुपया 3 महीना में पहुंच ही जाता है। तो वोट तो मोदी का कहीं इधर उधर हो ही नहीं रहा है। और अब तो चुनाव मोदी का होगा ना, मोदी को चुना जाएगा, वहाँ तो कोई इब्बत ही नहीं है। राज्यों में तो बहुत थोड़ी बहुत स्थितियाँ लोगों के सामने थी कि अखिलेश यादव एक बेहतर विकल्प थे, इसलिए उनके नाम पर इतना वोट पड़ा, लोगों को लगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। जी
लेकिन अब कहाँ कुछ बचा है। हम लोग चर्चा भले करें, लेकिन विपक्ष कैसे मुकाबला करेगा बीजेपी का। मायावती से कोई गठबंधन अब करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? अब मायावती के पास एक ही तो विधायक बचा। मायावती पे वोट बैंक खिसक गया, 10-11% पे आ गया। अच्छा, जब आप कहते थे कि क्रेन से उठाना पड़ेगा हाथी को, तो कितना गुस्सा होते थे बीएसपी वाले आपसे। हाँ, अब तो क्रेन नहीं, पानी वाला जहाज ले आओ न उठे। अब तो वो लेट गया। अब बची साइकिल और पंजा। अगर ये गठबंधन करे तो हो सकता है कि शायद लोकसभा में कुछ जगहों पर लड़ें, क्योंकि एक खतरा अल्पसंख्यक समाज के बिखर जाने का भी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है, वो इसको कैसे रोकेंगे अपने साथ। हमारे यहाँ चुनाव अब धर्म जाति का ज़्यादा हो गया है, विकास का कम। बातें भले विकास की होती हैं। आपको एक दौर याद होगा कि 1992 में जब मुलायम और काशीराम मिले थे, उस समय बीजेपी हवा हो गई थी। बीजेपी, जबकि राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, मस्जिद टूट कर गिर गई थी, उसके बावजूद बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई। वो जातीय समीकरण, वो कम्बिनेशन, वो उसके बाद फिर नहीं आया। उसके बाद अटल का युग रहा, आडवाणी का युग रहा, लेकिन जो मोदी और अमित शाह और योगी ने चमत्कार किया, उसको बीजेपी ने पहले कभी कर पाई ना अब। तो कुल मिलाकर ये है जी कि अंग्रेज कहते थे भाई, राजनीति में अब मारकाट हावी है, वैमनस्यता हावी है। कहाँ भाईचारा और कहाँ विकास और कहाँ तरक्की की बात आ रही है। आप देखिए कि हम प्रगति की बात कहाँ कर रहे हैं, भूल चुके हैं। तरक्की और खुशहाली की बातें हम लोग भूल चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि जब जब सियासत आएगी, चुनाव आएगा, इस तरह की बातें आएंगी। जी वीरेंद्र जी। अच्छा, बीजेपी के पास सबका काला चिट्ठा है। जो काले कारनामे करके विपक्ष में बैठे हैं, चुनाव आएगा तो उनको डर लगेगा, उनको बीजेपी कहेगी शामिल हो जाओ। समय की बात है। एक समय बीजेपी इस देश में 2 सीट पर थी, आज समय बदला, आज पूरे देश में भाजपा है और 2024 में भी भाजपा का ही रुख दिख रहा है। वक्त की बात है कि बड़े घरों पर बैठा हुआ कौवा भी लोगों को मोर लगता है। तो ये वक्त का खेल है। आज वक्त बीजेपी के साथ है। संघर्ष कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। जो लोग संघर्ष करते हैं उनको अकेले रहना पड़ता है। बहरहाल, जिसका जब वक्त आता है तब वो चमकता है। न सूरज न चांद, किसी को कोई किसी से तुलना नहीं है। सबका अपना अपना वक्त है। दिन में सूरज चमकता है, रात में चांद। तो वक्त के हिसाब से चलिए। बहरहाल, किसी को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो सब कुछ हो जाए। कहते हैं कि पावर मेक्स मैन करप्ट, और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। तो ये सियासत में भी ये लागू होता है। लेकिन एक साहित्यकार ने उसको दूसरी भाषा में लिखा है जी कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे कि जिसको अपने सिवा कुछ भी दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई न दे, और गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई न दे, और खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है कि रहे सामने पर दिखाई न दे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना फीडबैक देने के लिए। बहनों भाइयों, आज हमने कू ऐप पर इस मसले को लेकर जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, इस पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि 2024 में सत्ता पक्ष के मुकाबले विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है। तो इस पर समीर पाठक लिखते हैं कि कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार के सहारे है और अन्य विपक्षी ट्विटर पर ही सिर्फ आंदोलित हैं। तो विवेक शर्मा लिखते हैं, सरकार का अगर महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं गया तो विपक्ष चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। तो राम रक्षा लिखते हैं कि विपक्ष तो भगवान भरोसे बैठकर सत्ता का वरदान मांग रहा है। मैं शरद त्रिवेदी जी का रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद जी, ये महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है कि जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है। आप जब 2024 में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो ये 2 मसले आपके सामने मुंह बाय खड़े होंगे। आप क्या इनको एड्रेस कर पाने की स्थिति में हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मैं इसका जवाब भी पहले भी देना चाह रहा था, लेकिन शायद समय नहीं मिल पाया। देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे नीचे है
पूरे भारत में, मैं एक किसी राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में बेरोजगारी दर 4.9% है, जो पूरे भारत में सबसे कम है। दूसरी चीज ये है कि जब लॉकडाउन हुआ था, विश्व की सबसे बड़ी महामारी में का हम लोग सामना कर रहे थे। गलत कोट कर रहे हैं। मैं आप आऊंगा तो आपको टाइम दूंगा, आप अपनी बारी में बोल लेना। अभी त्रिवेदी जी को बोलने ये वेबसाइट पे आप देख लीजिए, ये जो मैं डेटा नहीं कोई बात नहीं, आप गलती से दूसरे 17 का डेटा बता रहे हैं। आप 2 मिनट रुक जाओ, फिर आप तसल्ली से अपनी बात रखना। आप त्रिवेदी जी मैं बोलो। पेशे से वकील हूं तो बिना सबूत के बात नहीं करूंगा। आप बोलो। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने यूक्रेन पे हमला नहीं किया था, उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी, उस पे हर चीज पे उसका असर हो रहा है, जिसको कि कम करने की कोशिश करी गई है। अभी हम लोगों ने केंद्रीय जो टैक्सेस हैं उनमें कुछ कटौती करी है। अगर जिन राज्यों जहां पे विपक्ष की सरकारें, अगर उनको इतनी तकलीफ है जो महंगाई से, तो अपने अपने क्षेत्र में टैक्स कम कर दे, तुरंत ही महंगाई खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है कि विश्व की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब लॉकडाउन हो गया था, लोगों को नौकरी से व्यापार बंद किए जा रहे थे, ट्रेडिंग बंद की जा रही थी, बिजनेस बंद किए जा रहे थे, एरिया सोसाइटियां सब सील करी जा रही थी, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। ना प्रोडक्शन हो रहा था, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ना सेल हो रही थी। तो उस समय महंगाई बढ़नी थी। तो क्या आप शरद जी ये कहना चाहते हो कि ये दो मुद्दे आपके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते? नहीं, मुद्दा है महंगाई। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई हवा में बातें नहीं करें, महंगाई है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार सारे प्रयत्न कर रही है। हम लोगों ने आयात करना शुरू किया है, जिन जिन चीजों की कमी है उनको विदेश से हम लोग मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस तरह की क्योंकि जब नौकरियां थी ही नहीं, जब वहां पे लोगों के पास भोजन का इंतजाम नहीं था और जनता की मांग थी कि सबसे पहले हम लोगों को भोजन दिया जाए, तो सब 80 करोड़ जनता को मुफ्त घर में राशन दिया गया जी। हम लोगों ने जहां जहां जिस चीज की कमी थी, अब फ्री वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया, फ्री दवाओं का प्रोग्राम किया गया, जितने सरकारी अस्पतालों में सारा फ्री इलाज हो रहा था। यहाँ तक कि जिनके घर इस तरह की घटनाएं घटी हैं, वायरस से हताहत हुए लोग, उनको हम लोग कंक्लूड करें, मुआवजा दिया गया है जी। कोई कमी नहीं रखी गई। थैंक यू। मैं एसएम अशरफ को आमंत्रित करता हूं। जो मुद्दे अभी महंगाई और बेरोजगारी के हैं अशरफ साहब, इन मुद्दों को विपक्ष एक बड़े आंदोलन के तौर पर कभी पेश क्यों नहीं कर पाता है? करना पड़ेगा सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, चूंकि जिस तरह की हालात है। लेकिन होता क्या है कि चुनाव जीतने की जो टैक्टिक्स है वो बीजेपी इस मुद्दे को पीछे हटाती है। और दूसरी चीज, अब आजकल जैसे देख लीजिए आप, कोई चुनाव नहीं है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और नौकरी से हटाने के लिए अब अजान, कब्रस्तान, शमशान, सब ये मुद्दा लेके आए। अब मुझे इसलिए तो हैरत हो रही है कि आपने एक निष्पक्ष पत्रकार बेचन जो को बैठा रखा है। इनको बुरा लगता है जब कोई इनसे ये कहता है कि भाजपा की तरफ जो इन्फ्लुएंस है, एक शब्द भी नहीं बोल पाए इनके मुद्दे में। बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, ये सब इनके पास नहीं है। इनके पास ये है कि साहब नेतृत्व जो है अखिलेश यादव अकेले नेता है। तो आप ये बताइए, मोदी जी के अलावा कोई नेता है इनके पास? जितने प्रदेश में चुनाव होते हैं, बिना मोदी के चुनाव नहीं जीत पाते। और इनका संगठन दिल्ली में क्यों नहीं है? इनका संगठन बिहार में क्यों नहीं था? इनका संगठन उड़ीसा में क्यों नहीं है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? तो ऐसा ये सब वो पत्रकार हैं जो पत्रकार का चोला ओढ़ने के बाद जब आते हैं तो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं। इनकी एनालिसिस जो है निष्पक्ष नहीं होती, और इसके बाद आप कहते हैं मैं इनकी बात पे भरोसा करूं। ये सब आगे गुमराह करते हैं। जो मुझसे पूछा गया था, मैंने उसका जवाब दिया। ना, ये एजेंडे पे काम करते हैं, ये एजेंडे पे काम करते हैं। एक शब्द नहीं बोल पाए आप, एक शब्द नहीं बोल पाए। सर्टिफिकेट ना दें, आप सर्टिफिकेट ना दें, आप सर्टिफिकेट ना दें, आप सर्टिफिकेट ना दें प्लीज। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। अरे आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखो। आप लोग सुपारी किलर है। अरे ये ऐसी कैसी भाषा बोल रहे हैं? सुपारी किलर क्या होता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे सुपारी किलर जैसे वर्ड क्या यूज? ना, संसदी। थैंक यू अशरफ साहब। अरे रोजे से हो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी रोजे से हो इतने गुस्सा क्यों? अरे छोड़ो, हो गया। जितनी गुस्सा किस बात की है?
आपको तो सीपी राय पे गुस्सा होना चाहिए, तो गुस्सा हो रहा है संजय बेचन पे। अपनी हार की खीर आपने सीपी राय को एक बार भी जवाब नहीं दिया। 40 साल तक संजय जी एक सेकंड रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए। अशरफ साहब, अरे सुन तो लो, बोले चले जा रहे, अरे सुनो तो। अशरफ भाई सुनो, हाँ बोलिए। आपको गुस्सा तो सीपी राय पे होना चाहिए, आप उन पे ना होके ये संजय जी पे क्यों इतने गुस्सा है? क्या क्या नहीं बोले सीपी राय? उन पे नहीं, उसकी वजह सुन लीजिए। हाँ, उसकी वजह सुन लीजिए। 40 साल से मैं सीपी राय साहब को देख रहा हूँ, समाजवादी राजनीति कर रहे हैं। आज तक वो किसी हाउस के मेंबर नहीं रहे। उन्होंने निष्पक्ष तौर पर राजनीति की और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। ओके, उमा शंकर पांडे, इस डिबेट से कांग्रेस ने क्या सबक लिया? थैंक यू। ओके अशरफ भाई, हो गया, बस हो गया। बोलिए उमा शंकर पांडे, आपने क्या सीखा? देखिए, पहली बात तो मैं शरद जी को बता दूं कि जो सीएमआई का रिपोर्ट है, पढ़ लीजिए। आप मार्च का डेटा बता रहे हैं, मैं आपको अप्रैल का डेटा बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज 11.4 परसेंटेज पॉइंट्स and rising to the 21.5% in April 2020 according to the survey of CMI. This is more than 2.1% in April 2022। और आज ही दैनिक जागरण की खबर है, फ्रंट पेज की, पढ़ लीजिएगा। थोक महंगाई दर उत्तर प्रदेश में 14.55% है। दैनिक जागरण का फ्रंट पेज का खबर है, डिनाई भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि नरेंद्र मोहन जी कहां से आते थे आप जानते हैं, संजय मोहन गुप्ता जी कहां से आते हैं आप जानते हैं। किसी पत्रकार पर व्यक्तिगत टिप्पणी गलत बात। मैं चलिए, मैं वो नहीं, मैं हम सब एक हैं, मीडिया वाले इस तरह एक दूसरे के खिलाफ खबर है। दैनिक जागरण ये भी ऑथेंटिक मानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं प्रोफेसर रविकांत और दूसरी बात मैं कहता हूं, कंप्लीट करें, मेरे पास आज थोड़ा वक्त का अभाव। देखिए बेचन जी एक बात कह रहे थे, 20 सेकंड ओनली प्लीज। मैं उनको मैं कह रहा हूं कि देखिए 17 के पहले भी आरएसएस था, 97 साल पुराना है आरएसएस, 1925 में बना था, और तब से कितने चुनाव हुए। आरएसएस तब भी था, और जो एसएम अशरफ कह रहे थे वो राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह है, कर्नाटका भी है, पूरे साउथ में चले जाइए। थैंक यू प्रोफेसर रविकांत जी। आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष कोई एकता बना पाएगा आने वाले वक्त में? विशेष तौर पर मैं आम चुनाव की अगर बात करता हूं। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू, हमारी कमजोरी। थैंक यू। क्या विपक्ष एकता का इजहार कर पाएगा या एकता का कोई सूत्र तैयार कर पाएगा 2024 के पहले? है कि इसकी अभी तो कोई गुंजाइश इस तरह की दिख नहीं रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं शुरू हो गई हैं, आप रायबरेली को देख लीजिए, जहां एक दलित बच्चे के साथ जिस तरह की घटना होती है, दबंग जिस जाति के लोग हैं वो भी उसी उम्र के हैं, वो अपने पैर चटवाते हैं। प्रयागराज में एक परिवार में 5 लोगों की हत्या होती है, और जिस तरह की कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर चल रहा है, तो आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। ठीक है भाई, अगर कोर्ट कोई निर्णय करता है तो ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन किसी का भी किसी तरह से इस तरह का करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। महंगाई के सवाल पर, नौजवानों के बेरोजगार के सवाल पर विपक्ष को हमलावर होना चाहिए और जनता के बीच में जाकर के संघर्ष करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी और उसको हराया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मुझे लगता है कि इस समय एंटी इनकम्बेंसी होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि डिलीवरी के नाम पर उनके पास वो चीज़ें नहीं है जो उन्होंने वादे किए थे। वो झूठ बोला, जुमलेबाजी की, और दूसरी तरफ जो राशन वो दे रहे हैं, तो राशन का वादा तो नहीं किया था, और राशन भी आप कब तक दे पाएंगे? जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो लगभग खोखली हो चुकी है। थैंक यू प्रोफेसर साहब। आपने पहले थोड़ा वक्त का अभाव है तो आज थोड़ा वक्त कम मिल पा रहा है सेकंड राउंड में। संजय बेचन जी, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए कुछ ऊर्जा भरने में कामयाब होंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर कोई बहुत चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि चमत्कार जो है वो संगठन से होना है, और कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। कम से कम जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में
इनके पास संगठन नहीं है। तो जब तक ये संगठन नहीं होगा, प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे। और कांग्रेस में एक और भी बड़ा वो जो है नेतृत्व का देवत्व वाला सवाल है जो प्रशांत किशोर उठा चुके हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व या तो राहुल गांधी के पास होगा, या सोनिया गांधी के पास होगा, या प्रियंका गांधी के पास होगा। तो इस नेतृत्व के छत्र छाया में संगठन को वो बिना चार्ज किए प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। प्रशांत किशोर संगठन नहीं बना सकते, संगठन तो नेतृत्व बनाएगा और वो संगठन बना नहीं पा रहे हैं। तो संगठन, अरे वो संगठन नहीं, आप कमेंट मत करिए, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है प्लीज। वो आपके शब्दावली कमेंट्री मत करें पांडे जी। सच बुरा लगता है, सच बुरा लगता है। सच के ठेकेदार आप ही हैं, अकेले नहीं है। सच केवल बोलना आप ही को आता है। नहीं, आप भी नहीं है, आप भी नहीं, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है, आप भी नहीं है, आप भी नहीं, आप हैं। तो आप एक चीज समझिए कि कांग्रेस के पास जो संगठन होना चाहिए, कितना जानते हैं आप कांग्रेस के संगठन के बारे में। प्रियंका गांधी जी ने 2 साल मेहनत करके संगठन बनाया और आप जो है 10 सीट पर आप आ गए। इस तरह ये क्या सच्चा डिबेट है। आप 2 सीट पर आ गए। आप समझो तो भाई, आप 2 सीट पर पहले राउंड में तो नोटिंग कर रहे थे, दूसरे में हाँ, और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से ही 250 पर। सीपी राय साहब, आप बताओ कि विपक्ष का भविष्य क्या है उत्तर प्रदेश। और अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य देखें तो क्या प्रशांत किशोर कोई करिश्मा कर पाएंगे। सीपी राय, ओनली सीपी राय। थैंक यू पांडे जी, पांडे जी थैंक यू। अरे पांडे जी क्यों गुस्सा आप लोग हो जा रहे हो भाई, कोई कुछ बोलता है तो। सीपी राय जी गो अहेड। देखिए, आने वाला चुनाव लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट पड़ा था तो कांग्रेस को भी 12 करोड़ वोट पड़ा था। मायावती जी को 3 करोड़ वोट पड़ा था, ममता बनर्जी को 3 करोड़ वोट पड़ा था, 2.5 करोड़ अखिलेश यादव को भी पड़ा था और 2.5 करोड़ चंद्रबाबू नायडू को भी पड़ा था। 66 करोड़ में 22 करोड़ भाजपा को पड़ा था वोट। इसलिए बहुत कन्फ्यूजन भी नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस मुख्य लड़ाई की चीज़ है, लेकिन उसको भी अपनी कुछ रणनीतियाँ बदलनी पड़ेंगी। नेतृत्व के बारे में कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा, लोगों को साथ लाना और एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। और मैं चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जिस सक्रियता से यूपी में थी वो यहाँ और बाकी जगह बड़े नेताओं को लगा करके वो चीज़ छोड़े। मुझे थोड़ा एक अजीब सा लगता है, वो तमाम लोग जिन्होंने 50-50 साल कांग्रेस पार्टी में दे दिया, उनको गुट 23 गुट 24 करके उनको किनारे छोड़ देना, ये कम से कम एक तटस्थ आदमी के रूप में मुझे समझ में नहीं आता। सारे लोगों को जोड़ करके एक बड़ी लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपने को थोड़ा किनारे भी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्र, जैसे मैं बिना मांगे राय दे देता हूं, अगर मैं मुझे नहीं मालूम पीके क्या राय देंगे, मेरी अगर राय मानी जाए तो मैं कल की तारीख में कहूंगा कि मीरा कुमार जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। इसके आगे की बात बाद में करूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज की डिबेट में प्रस्तुत किए हैं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।